ओके सो इन दिस वीडियो हम शुरू करेंगे मनी के बारे में। सो मनी क्या है? कुछ भी ऐसी चीज़ उसको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ पेमेंट एंड उससे हम रीपेमेंट भी कर सकते हैं एंड वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, किसी भी एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। ठीक है ना। एवोल्यूशन कैसे हुआ है मनी का? तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कमोडिटी मनी थी, मतलब एक फिजिकल आइटम्स को एज अ मनी हम यूज़ करते थे जिसको हम इंटरचेंज करते थे अनदर आइटम के साथ। ठीक है ना। फीचर्स क्या है इसके बाद? अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू थी, खुद की एक वैल्यू हुआ करती थी, मतलब जैसे कि टमाटर को अगर हम यूज़ करें तो टमाटर की भी अपनी एक वैल्यू है। तो चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड थे इसके साथ? दैट इज द नेचर ऑफ कम्युनिटीज जो था पैरिशेबल था, खराब हो जाता था कुछ टाइम के बाद, इसकी वजह से लॉस ऑफ वैल्यू होता था। हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती थी, अगर किसी भी चीज़ की कमी हो जाना या प्राइस बढ़ जाना। ये प्रमोट नहीं करता था डिवीजन ऑफ लेबर को, ये प्रमोट नहीं करता इंटरनेशनल ट्रेड को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के लोगों को मतलब उसको ना यूटिलिटी हो उतनी। ठीक है। नो मेटेलिक स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ काइंड ऑफ मेटल्स है जिनको हम यूज़ करेंगे एज अ मनी, और ये डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मनी। और जैसे कि गोल्ड स्टैंडर्ड, जिसमें हम जो वैल्यू है गोल्ड के अकॉर्डिंग रखते थे, लाइक गोल्ड के कॉइन्स रखेंगे तो गोल्ड के हिसाब से ही उसकी प्राइस रहेगी। या सिल्वर स्टैंडर्ड। नो एग्जाम्पल सिल्वर टाका जो कि शेरशाह सूरी के टाइम पे आया था। नाउ व्हाट इज फुल बॉइडेड कॉइन्स और व्हाट आर टोकन कॉइन्स? इनके बीच का क्या डिफरेंस है? फुल बॉइडेड कॉइन्स होते हैं जिनकी इंट्रेंसिक वैल्यूज जो होती है वो ज़्यादा होती है अगर हम बात करें फेस वैल्यू से, जैसे कि गोल्ड। ठीक है। जैसे कि 1 रुपये का सिल्वर कॉइन, अगर मैं 1 रुपये का ऐसे सिल्वर कॉइन बनाऊँ, एक कॉइन बनाऊँ जो सिल्वर का और उस पर 1 रुपये लिख दूँ, तो उसकी 1 रुपये लिख दूँ तो उसकी जो वैल्यू है वो इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक बिकॉज वो सिल्वर का है, तो उस दिन उसकी खुद की एक वैल्यू, और मैं उसमें से 1 रुपये का वो स्टैम्प भी हटा दूँ तो ज़्यादा हुई 1 रुपये के कंपेरेटिवली जो उसके फेस पे लिखी हुई है। टोकन कॉइन्स होते हैं जहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यूज जो होती है वो लोअर होती है फेस वैल्यू से, जैसे कि 2000 का कोई भी नोट ले लो। ठीक है। तो 2000 एक नोट कागज़ का जो टुकड़ा है उसकी क्या खुद की कोई वैल्यू थोड़ी ना है 2000। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स की, फीचर्स हमारे मेटेलिक मनी के, सो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू हुआ करती थी। चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड थे? होर्डिंग। सो इंट्रेंसिक वैल्यू बिकॉज हायर थी तो लोग क्या करते थे? होर्डिंग करना शुरू कर दिया, मतलब एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, मतलब कलेक्ट करना अपने पास ही रखना शुरू कर देते थे। नॉन मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी जैसे कि गोल्ड का है तो गोल्ड के कॉइन को हम क्या करेंगे? गोल्ड के कॉइन को पिघला के रख लेंगे और उसके बाद उसके ईंटें बना के बेचने लगेंगे, उसके खुद के भी सोल्ड एज अ बुलियन या फिर नेकलेस बना के बेचने लगा। प्रॉब्लम्स ऑफ डीबेसमेंट थे। ठीक है। तो उससे डिक्रीज होता था जो भी हमारा अमाउंट है ऑफ मेटल इन कॉइन्स। ठीक है। बिकॉज इंटरेस्ट की वैल्यू बहुत आती थी तो हमें डिक्रीज करना पड़ा जो भी अमाउंट ऑफ मेटल है कॉइन्स में, तो ऐसा भी होने लगता था। ठीक है। जब ट्रेजरी पूर होने लगती थी, डीमोनेटाइजेशन पॉसिबल था। ठीक है। दोनों ही इसमें तो इसमें भी है। नाउ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। सो ये क्या है? सेंट्रल बैंक जो है इशू करते हैं पेपर करेंसी नोट्स। ठीक है। और उनका लीगल टेंडर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फियाट मनी करती हैं, कहते हैं इसकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। जैसे कि पेपर का नोट रुपीज़ उस पर 2000 लिखते हैं तो वो 2000 है। वैसे अगर इसको हटा दूँ मैं, अगर मैं इसको रब कर दूँ तो इसके खुद की जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं है, नो। ठीक है। नॉट टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर्स है बेसिकली। तो एक तो लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। लिमिटेड जैसे कॉइन्स का होता है। कॉइन्स अब सबसे पहले देख लेते हैं, देखो पहले लीगल टेंडर देख लेते हैं फिर टाइप देख लेंगे, वो बेटर है। सो क्या फीचर्स क्या होता है? लीगल टेंडर क्या होता है? मतलब जिसको हम एज अ यूज़ कर सकते हैं डिस्चार्ज करने के लिए अपने डेप्ट या ऑब्लिगेशन को, जो हमें उधारी उसको चुका सकते हैं। ये लीगली वैलिड है जितनी भी डेप्ट है सारे ट्रांजेक्शन्स के लिए। इसको कोई भी लोग रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि हम मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन करने के लिए। जो भी सिक्योरिटीज़, बिल, शेयर्स, बॉन्ड्स, जीडी, चेक, एटीएम कार्ड्स, बिटकॉइंस, ये सारी लीगल टेंडर नहीं है, इनका ध्यान रखना है। ठीक है। इसे मना कर सकते हैं लेकिन कैश से कभी भी मना नहीं कर सकते। राइट। नाउ कॉइन्स, करेंसी नोट्स। ठीक है। अच्छा हाँ, दो टाइप के लीगल टेंडर्स हैं, दीज आर दी लिमिटेड एंड द अनलिमिटेड। तो कॉइन्स को आप किसी लिमिट तक ही बोल सकते हो कि हाँ मैं ले लूँगा उधारी 2000 के, तो ठीक है 2000 के आप कॉइन्स दे दो। लेकिन अगर 2 लाख का हो गया, 2 करोड़ की कल को उधारी होगी, तो क्या 2 करोड़ के कॉइन्स कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। सो उससे मना कर सकते हैं। इसका नाम है लिमिटेड जो है लीगल टेंडर हुआ, तो सेटल कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेप्ट को ही। एंड गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है जितने भी कॉइन्स हैं उनको कॉइनेज एक्ट के थ्रू। वहीं पे अनलिमिटेड लीगल टेंडर किसका है? करेंसी नोट्स का। आप 2 करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़, 2000 करोड़, तो उसको तब चुका सकते हो, तो यहाँ पे सेटल कर सकते हो एनी अमाउंट ऑफ डेप्ट को। ठीक है, किसी भी अमाउंट ऑफ डेप्ट को। हवर जो गवर्नमेंट है रिस्ट्रिक्शन इस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरबी इशू करती है करेंसी नोट्स अदर देन जो भी 1 रुपये नोट का होता है। ठीक है।
अब बात करें बैंक मनी का। बैंक मनी का क्या मतलब है, जो भी डिपॉजिट जो है लोगों के हैं, हेल्ड बाय द पब्लिक है कमर्शियल बैंक्स में, जो भी लोगों का पैसा है, लोगों का क्या है, एक्चुअली रुपीज़ है, लोगों का क्या है, रुपीज़ है, और जो भी बैंक के पास है उस सबको हम बैंक मनी कहते हैं, ठीक है। नाउ कुछ टर्म्स है जिसको हमें देखना है, दैट इज अ चेक। चेक क्या होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि आप ड्रॉ करते हो स्पेसिफाइड बैंक पे एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो चेक बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक चेक किसी के नाम काट दिया, अब वो ऐसा नहीं है कि चेक काटने का मतलब है कि वो पैसे डायरेक्टली ही निकल के बैंक अकाउंट में से चले जाएंगे, नहीं। इसका मतलब है जब वो, जिसके पास वो चेक है, जब वो जाके डिमांड करेगा तभी उसके जो है पैसे जाएंगे। तो इन ऑन डिमांड, डिमांड पे ही वो पैसे जो है निकलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ डिमांड ड्राफ्ट की, तो एक ऑर्डर है टू पे द मनी ड्रॉन ऑन बाय वन ऑफिस ऑफ अ बैंक अपॉन अनदर ऑफिस ऑफ द सेम बैंक फॉर अ सम ऑफ मनी पेबल और टू ऑर्डर ऑन डिमांड। मतलब इट्स अ डिमांड ड्राफ्ट कि आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाओ, ठीक है, और आज जहाँ पे भी आपका खाता है, ठीक है, उसमें जाके दो कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो आपका डिमांड ड्राफ्ट है कि डिमांड करो मुझे अपने में से पैसे चाहिए। तो ये भी ऑर्डर पे ही निकलता है, ऐसा नहीं कि कभी भी मन करेगा निकल जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब पर्सन का पैसे बैलेंस इतना होता है, जीरो होता है, फिर कम होता है, फिर भी वो अलाउड होता है टू ड्रॉ द मनी एज द लोन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स या डिजिटल पेमेंट्स की बात करो, तो ऐसे पेमेंट जो कि हम डिजिटल या ऑनलाइन मोड से करते हैं उनको हम डिजिटल पेमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता हार्ड कैश का। अब व्हाट इज कोर बैंकिंग सोल्यूशन? कोर बैंकिंग सोल्यूशन बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग कर सकते हो। मतलब बैंकिंग के जितने भी ट्रांजेक्शन्स ऑपरेशंस है वो आप कर सकते हो किस तरीके से, प्लेटफॉर्म के थ्रू। ऐसे ही ई कुबेर का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन भी कहते हैं आरबीआई का, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, देखो दो टाइप की हमारी पेमेंट्स होती है, एक रियल टाइम पेमेंट होती है, एक डिलेड पेमेंट, डिलेड सेटलमेंट। मतलब यहाँ पे आपका जो पैसा है वो थोड़ा इंस्टेंट तरीके से क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा डिलेड नाम में ही डिलेड है, तो मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है। रियल टाइम सेटलमेंट में कौन आते हैं, हमारे आईएमपीएस आता है, दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जो कि एनपीसीआई मेंटेन करता है। एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है जो कि हमारे आरबीआई मेंटेन करता है। तो ये दोनों चीज़ें एकदम से रट लेनी है दिमाग में, क्या कि हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विस कौन कर रहा है, एनपीसीआई कर रहा है, और रियल टाइम ग्रॉस आरटीजीएस कौन करता है, आरबीआई करता है। और दोनों ही क्या है, रियल टाइम सेटलमेंट है, तुरंत से पैसा क्या है हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डिलेड सेटलमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे जनरली क्या है, इसमें आता है हमारे नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम नेफ्ट बोलते हैं, जो कि आरबीआई मेंटेन करता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो भी हमारा आरबीआई मेंटेन करता है। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस जो कि हमारा एनपीसीआई मेंटेन करता है। एंड कार्ड सिस्टम तो हमारा जनरली बैंक जो भी होगा कंसिडर वो करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि एनपीसीआई के दो ही है, एक नच है, नच एंड हमारा क्या है, आईएमपीएस है, जो किसका है, हमारे एनपीसीआई का है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिलेड है और ये थोड़ा फास्ट है। और आरबीआई के हमारे बाकी हैं, रियल टाइम आरटीजीएस हुआ, नेफ्ट हुआ, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस हुआ, सर्विस हुआ, नाउ अब इन बात करते हैं हमारे जो भी रियल टाइम सेटलमेंट है, इनके फीचर्स क्या है। इनको रेगुलेट होते हैं अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 के अंदर। जो भी बैंक हैं हमारे इंडिया में वो एक्सेस कर सकते हैं जितनी भी अब मैंशन है सिस्टम्स को, ठीक है, इन सबको कर सकते हैं, नॉट इसी ही फीचर्स हैं दोनों के हैं, इन सबको जो हमारा बैंक है वो एक्सेस कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग एक्टिविटी भी अगर ऐसा करना चाहे तो टाई अप कर सकते हैं मेंबर बैंक के संग, तो कर सकते हैं, लाइक फ़ोन पे। तो फ़ोन पे जब टाई अप कर लेता है डिफरेंट बैंक्स के साथ, बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स के साथ, तो फिर वो उसके थ्रू भी हम इस ऐप के थ्रू भी पार्टिकुलरली सारे फंक्शंस क्या हैं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के बारे में देखते हैं, हमें आरबीआई के बारे में भी देखेंगे, लेकिन वो हम बैंक्स में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं अबाउट द एनपीसीआई। तो एनपीसीआई क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम को। जैसे हमने देखा कि ये सारी पेमेंट्स वगैरह इन सबको देखी, नाम में ही पेमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है। और एक इनिशिएटिव ही था आरबीआई के अंदर एंड इंडियन बैंक यूनियन के अंदर। तो इन दोनों ने मिलकर, आरबीआई ने प्लस में इंडियन बैंक यूनियन ने मिलकर ही क्या दिया है, एनपीसीआई को जन्म दिया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि पेमेंट को देखती है। नाउ ये किसके अंडर आती है, ये पेमेंट एंड सेटलमेंट के ही अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि देखो पेमेंट का ही काम कर रहा है और एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, तो एनपीओ है ये, तो कंपनी है, क्वेश्चन आएगा तो ये कंपनी है लेकिन नॉट प्रॉफिट है। नाउ प्रोडक्ट्स क्या है एनपीसीआई के, प्रॉफिट अर्न तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि पेमेंट करा रही है, उसको क्या ही मतलब है, जैसे सच नहीं है, मतलब राइट। नाउ प्रोडक्ट्स क्या है हमारे एनपीसीआई के, तो सबसे पहला है रुपए। रुपए क्या है, एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम है
जो कि सपोर्ट करता है डेबिट क्रेडिट प्रीपेड कार्ड्स को बाय बैंक इन इंडिया। मतलब इसके इस सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कार्ड्स जो हैं वो इशूज़ कर सकते हैं। बैंक 2016 में आया था। ऐसे नेशनल कॉमन एक मोबिलिटी कार्ड है जिसको हम रुपे कॉन्टेक्टलेस कार्ड भी कहते हैं। तो ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑन है। इसमें क्या कर सकते हो आप, विदाउट आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिजिकली स्वाइप पे इंसर्ट करने की मशीन कार्ड को, तब भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो रुपे कौन लेके आया, एनपीसीआई लेके आया है। और एक ऐसे ही कॉन्टेक्टलेस कार्ड भी है, आईएमपीएस जैसे हमने देखा था, इंटरमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस। ठीक है, अब ये क्या है, एक रोबस्ट एंड रियल टाइम फंड ट्रांसफर हो सकता है इसके थ्रू। इंस्टेंट है, 24/7 कभी भी कर सकते हो आप। ठीक है, एंड ओके सो व्हाट इज़ नाउ, अच्छा हाँ, एक्सेस कर सकते हो आप, जो एमपीएस है उसकी बात कर रहे थे, एक्सेस कर सकते हैं हम इसको मल्टीपल चैनल्स लाइक मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, इवन एसएमएस के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। तो कहीं भी किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। एक्सटेंडेड 24/7 है, और रियल टाइम ही क्या है, फंड ट्रांसफर करके देगा, कि इसका मेन काम है। और ये किसके अंडर आता है, एनपीसीआई के अंडर आता है। नाउ यूपीआई क्या है, 1.0 ये 2016 में लॉन्च हुआ था। एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डिजिटल पेमेंट आप जिसको यूज़ कर सकती हैं। और इसमें होता क्या है कि आपको स्कैन करना होता है, देन पे कर देते हो आप मर्चेंट को, जिससे भी आपका अच्छे सामान खरीदे हो। इसमें आप अपने लिंक कर सकते हो अपने करंट अकाउंट को, सेविंग्स अकाउंट को, डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए मनी को विदाउट स्टोरिंग इन द वॉलेट फर्स्ट। तो जनरली जैसे कि पेटीएम जो एक ऐप है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने वॉलेट में पैसे डालने पड़ते हैं। और यूपीआई के तहत क्या कर सकते हो आप, उस वॉलेट में ज़रूरी नहीं है डाले, इसमें आप डायरेक्टली बैंक को लिंक करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हो ना। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, तो बेसिकली कि वन स्टॉप बिल पेमेंट सोल्यूशन, जिसमें कि मंथली पेमेंट आप इकट्ठे कर सकते हो, ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आधार पेमेंट ब्रिज क्या है, एक सिस्टम है जैसे वो हेल्प करती है गवर्नमेंट को एंड गवर्नमेंट एजेंसीज को, कि वो डायरेक्ट क्या कर सके, बेनिफिट ट्रांसफर कर सके। स्कीम्स के अंडर जो भी पैसे, वो आधार लिंक्ड होता है उस चीज़ से, एंड फिर वो ईजिली कर पाते हैं। 2011 में आया था। और भारत इंटरफेरेंस फॉर मनी भीम जो है, वो एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन बेस्ड है। हमारे एमपीसीआई की यूपीआई पे ही ये बेस्ड है। ये एक फैसिलिटी है जो कि इजीली सेंड और रिसीव कर सकते हो मनी को यूजिंग द यूपीआई, एंड ये लॉन्च हुई थी 2016 में। ठीक है, तो उसमें मेन ये है कि ये क्या कर सकते हो आप, कोई भी आपका वो हो, कोई भी बैंक अकाउंट है, आप सब में सबको कोई भी स्कैनर हो, आप किसी को भी स्कैन कर सकते हो। और भारत क्यूआर की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्ट करता है डिजिटल पेमेंट इवन विदाउट अ कार्ड स्विपिंग मशीन। तो ज़रूरी नहीं है, डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हो विदाउट कार्ड स्विपिंग मशीन के भी। एंड यहाँ पे मतलब मोबाइल ऐप जो होता है एक बैंक का, वो होगा आपके पास, एंड आप स्कैन करोगे क्यूआर कोड को, जो भी होगी, और आपकी पेमेंट जो है हो जाएगी। तो इस तरीके से भारत क्यूआर, जिसमें जैसे कि ऊनो ऊनो एसबीआई करके एक ऐप आता है हमारा एसबीआई का, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, कैसे, क्यूआर को यूज़ करके। ठीक है, भारत क्यूआर। नच जैसे कि हमने देखा था कि ये क्या था, इसमें भी फंड ही ट्रांसफर होने थे, लेकिन किस तरीके से होने थे, थोड़ा सा डिलेड वे में। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अकाउंट बेस्ड एंड आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है, तो अकाउंट के हेल्प से कर दो, आधार के हेल्प से कर दो। ये भी हमारा 2012 में आया था। ठीक है, नो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है अबाउट द डिजिटल पेमेंट। तो यूपीआई जो है वो एक सिंगल लार्जेस्ट रिटेल पेमेंट सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो काफ़ी मतलब इसमें सिंगल है, इकलौता और लार्जेस्ट, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इवन 50% से भी प्लस जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है, मतलब ट्रांजेक्शन इसके थ्रू होते हैं आज के टाइम पे। आरबीआई एंड ब्लॉकचेन अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, इन दोनों ने मिलकर बेसिकली एक प्रोजेक्ट शुरू किया था लिंक करने के लिए यूपीआई एंड पेनाउ को। पेनाउ सिंगापुर का है, यूपीआई इंडिया का है, भारत का है, और इन्होंने साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ठीक है, अब भूटान पहली कंट्री बनी है जिसने अडॉप्ट कर लिया यूपीआई स्टैंडर्ड्स को, एंड सेकंड कंट्री बनी है जिसने भीम यूपीआई एक्सेप्टेंस को भी रखा है मर्चेंट लोकेशंस पे। ठीक है, और रियल टाइम जो हमारा फंड ट्रांसफर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ आईएमपीएस की, वो अवेलेबल है 24/7/365, सारे दिन है, सारी पूरे टाइम, मतलब क्या ही बोलूँ, 1 मिनट के लिए भी हर मिनट है ख़त्म। नाउ जो लिमिट है एमपीएस की ट्रांजेक्शन की, वो कितनी है, 5 लाख। एक बार में 5 लाख कर सकते हो इमीडिएटली। ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं लगता, ऊपर देखा था जैसे हमने। ना व्हाट इज ई रुपये एक पर्सन स्पेसिफिक या फिर पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वॉचर होता है, जिसमें कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, जो कि ऑपरेबल है बेसिक फोन्स में भी, एंड एरिया जहाँ पे इवन कनेक्शन भी नहीं है। फर्स्ट जो यूज़ है इसका, वो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए हुआ था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट एक वॉचर देती थी पुअर लोगों को, पुअर लोग जाके उस वॉचर को दे देते थे, जहाँ भी जैसे एक फूड वॉचर दिया तो फूड शॉप पे जाएंगी वो और उसको दे देंगे, वो शॉप वाला जिनको सामान दे देगा, इट्स लाइक दैट। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ आरबीआई बेसिकली डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट ऑफ अक्रॉस, कितना कैप्चर हुई है, कैप्चर करता है ये, इसमें बढ़ोतरी मिली है, उसमें इतना ही याद रखना है। नाउ क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि किस पे बेस्ड होना, इंक्रिप्शन टेक्निक पे, जो कि रेगुलेट एंड जनरेशन करती है, यूनिट ऑफ करेंसी को जनरेट करती है। ये बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, और पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं
यहाँ पे मतलब इंक्रिप्शन टेक्निक का मतलब था ऐसी फॉर्म में है जो कि अनरीडेबल टाइप है, जिसमें ट्रांजैक्शन और वैल्यू ऑफ मनी रिकॉर्ड होती है डिजिटली एनोनिमस एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में, भाई जिसको कोई मतलब इतना पहचान नहीं सकता। और रेगुलेशन जो है हमारी क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो अगर थोड़ी सी इसकी कहानी देखें तो 2009 में जो हमारी फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी पहली बार आई थी, 2018 में आरबीआई ने इसको बैन कर दिया कि भैया हम नहीं चलाएंगे। 2019 में और अच्छी तरह इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठी जिसने रिकमेंड करा कि भैया बैन करो सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को, कर दिया गया, बैन कर दिया गया, बिल्कुल पूरी तरह से बैन था। 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस बैन को लिफ्ट कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया इस बैन को। फाइनली 2020 में एक बिल भी लाने की बात करी हमने, दैट इज क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल। आज के टाइम पे देखें तो क्रिप्टो करेंसी जो है अनरेगुलेटेड, बहुत अच्छे से रेगुलेटेड नहीं है स्पेशली, बट लीगल भी नहीं है, आज के टाइम पे लीगल है, ठीक है। इवन जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट खुद अपना क्या ला रही है, आरबीआई ने खुद अपना क्या करा है, ई रुपी क्या है लॉन्च किया है, दैट इज सेंड क्या नाम था इसका, CRDB कुछ था ना ऐसे करके, आई डोंट नो, डोंट रिमेंबर, स्किप। नो फंक्शंस क्या है मनी के, तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक्सचेंज कर सकते हैं चीज़ों को, मेजर कर सकते हैं इसकी वैल्यू, किसी भी वैल्यू वो मनी में। नाउ सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, स्टोर कर सकते हैं मनी को कितने ही टाइम का, कितने ही समय तक। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, जो भी फ्यूचरिस्टिक पेमेंट है उनको एक्जैक्टली उसी वे में, उसी क्वालिटी की कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। नाउ अदर फंक्शंस क्या है, अदर फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो भी नेशनल इनकम है उसको मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, मनी आया इसलिए। लिक्विडिटी का मतलब है आप मनी को इजीली कैरी कर सकते हो, आप इजीली डिविजिबल भी है स्मॉलर यूनिट्स में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू, जो भी वैल्यूज हैं उन सबकी हम जो है जो भी चीज़ें हैं उन सबकी वैल्यू हम एक मनी में निकाल सकते हैं, जिससे क्या आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी ना। ड्यूल डायमेंशंस ऑफ मनी की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजेक्शन जो मनी में होते हैं दो टाइप के होते हैं, वाइट एंड ब्लैक। वाइट का मतलब है जिसको आपने डिक्लेयर कर दिया, टैक्स अथॉरिटीज़ को अपने बता रखा है। ब्लैक मतलब जिसको आपने डिक्लेयर नहीं कराया, ठीक है। अब स्टोर ऑफ वैल्यू जो वाइट है वो हाउस होल्ड रखते हैं, जनरली अपने पास रखते हैं, हर कोई रखता है, ठीक है, इमरजेंसीज के लिए। एंड ब्लैक जो है वो जनरली बिजनेस जो है वो रखेंगे, और उनका मेन और फिर उसको जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला सिस्टम होता है, तो उन्होंने क्या करा, उन्हीं उसी पैसे को क्या दे दिया, एक इलेक्शन कैंपेन्स में ड्यूरिंग इलेक्शंस वो बांट देते हैं, इट्स लाइक दैट, मतलब ब्लैक मनी, सिंपल सी बात है। तो कंसेप्ट ऑफ बार्टर एक्सचेंज, तो चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड हमारे बार्टर एक्सचेंज से, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, तो हमारे मतलब जो भी हमारा बार्टर सिस्टम का मतलब था कि गुड के बदले गुड, ठीक है, और उसमें क्या था कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, सामने वाले को आपका गुड चाहिए होगा, उसको आपकी पसंद का गुड बेचना चाहिए, सिर्फ डबल कोइंसिडेंस चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं था। सर्च कोर्स इसमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, ठीक है। लैक ऑफ डिविजन ऑफ गुड्स, आप गुड्स को बहुत अच्छे से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम्स थी स्टोरेज की, लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, खराब हो जाएगा। लॉस ऑफ वैल्यू, वही वाली बात है, लॉस हो जाती थी वैल्यूज़ की। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीनिंग हमको क्या पता कि 2 बोरी अनाज 2 किलो टमाटर या 5 किलो टमाटर के बराबर है कि नहीं, तो हमें नहीं पता क्योंकि कोई भी यूनिट नहीं है मेजरमेंट की, ठीक है। अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी की, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो भी इकॉनमी में है, अमाउंट ऑफ मनी जो कि हम कह सकते हैं सर्कुलेशन में है एनी टाइम इकॉनमी में एट एनी गिवन टाइम, एक स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब एक गिवन टाइप की बात करता है कि आज कितना पैसा है, इट्स लाइक दैट। आरबीआई पब्लिश करते हैं कुछ फिगर्स जो कि 4 अल्टरनेटिव मेजर्स है हमारी मनी सप्लाई के, दैट इज M1 M2 M3 एंड M4, ठीक है। हम बात करते हैं M1 M2 M3 M4 का, ठीक है। तो M1 क्या है हमारा, दैट इज करेंसी नोट्स प्लस जो भी कॉइन्स जो कि लोगों के पास है, प्लस में डिमांड डिपॉजिट, नेट डिमांड डिपॉजिट जो कि कमर्शियल बैंक के पास है लोगों की, ठीक है। M2 में क्या आता है, M1 प्लस में सेविंग्स जो भी डिपॉजिट है हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स के बैंक के साथ वो आते हैं। एंड M3 में क्या आता है हमारा, दैट इज M1 प्लस में नेट टाइम डिपॉजिट भी आता है। अभी डिमांड डिपॉजिट थे सिर्फ, और इसमें टाइम डिपॉजिट भी आ गया कमर्शियल बैंक के साथ। एंड M4 में हमारा M3 आता है, प्लस में टोटल जो भी डिपॉजिट थे विद हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कहीं भी डिपॉजिट थे वो सब कुछ आता है यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट्स टू नोट क्या है कि M1 M2 जो है नैरो मनी है, M3 M4 क्या है ब्रॉड मनी है। जो मेजर्स हैं वो डिक्रीज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जो है वो कम होती है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे हमारा जो क्या कहते हैं, दैट इज क्या कहते हैं, हाँ, जब नीचे जाते हैं तो हमारा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बढ़ता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम M3 की। सो M3 क्या है हमारा, M3 इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, एंड यहाँ पे एग्रीगेट मनी रिसोर्स भी हम इसको कहते हैं। प्रैक्टिकल सेंस में M2 M3 इतने ज़्यादा फोकस नहीं किए जाते हैं, M1 M3 ज़्यादा किए जाते हैं। और रिजर्व मनी क्या है, M0 दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन, प्लस में बैंकर का डिपॉजिट जो भी आरबीआई के साथ है। और ये एक तरीके से क्या है, टोटल लाइबिलिटी बनती है हमारी किसकी, आरबीआई की।
जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है, जो भी बैंकर्स डिपॉजिट है, जो भी मतलब लोगों का डिपॉजिट है या फिर सॉरी बैंक का डिपॉजिट है आरबीआई के साथ, ठीक है, जो सीआरआर के फॉर्म में वो करते हैं, वो कहीं ना कहीं हिस्सा होता है लोगों का ही पैसे का, ठीक है। तो वो सब कुछ क्या है कि लाइबिलिटी होती है हमारी आरबीआई की। सो जो रिजर्व मनी है वो क्लेम्स है जो कि जनरल पब्लिक गवर्नमेंट या बैंक्स उसके पास रखती है आरबीआई के पास, तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं, जो किसी का और का क्लेम हो। जो भी करेंसी इशू होती है आरबीआई के थ्रू, उसको हम हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी या मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, जो कि एक्ट करते हैं एज अ बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। मतलब जो पैसा छापा है हमारी आरबीआई ने प्रिंट करा है, वही बैंक्स के पास जाता है और वही उसी से फिर क्रेडिट क्रिएट होता है, आगे जाके वो उधार दिया जाता है ना। वाइज देयर इज अ डिमांड ऑफ मनी, लोग के पास क्यों रहता है मनी का डिमांड? सो एक तो वो लिक्विड है, ठीक है। दूसरा वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, सब एक्सेप्ट करेंगे, उससे जो एक्सचेंज है वो इजीली हम कर सकते हैं। उसके बाद उसके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, इसका मतलब अगर वो पैसा हम अपने घर के पास ना रखें, बैंक में रखते हैं, तो हमें एक इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैरी करती है। अगर हम बात करें तीन मोटिव्स क्या है होल्ड करने के लिए मनी को, तो पहले ट्रांजेक्टिव मोटिव, जो कि आप डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। हायर द लेवल ऑफ इनकम, जितना इनकम ज़्यादा होता है उतना ही हम क्या करते हैं, हमारी मनी होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ना स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है, एक टैक्टिक है जिसको यूज़ करता है इन्वेस्टर ट्रेडर्स होल्ड करने के लिए कैश को, एज टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि अराइज होती है लेटर ऑन, ठीक है, जो बाद में आती है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो है स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टर है वो पैसे रखता है। जो भी डिसीजन वो लेता है अपनी होल्डिंग पे, वो डिपेंड करता है क्या एक्सपेक्टेशंस है उसकी, चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल वैल्यू फ्यूचर एसेट की फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरीके से उसका काम बनता है कि आगे अगर उसका इंटरेस्ट ज़्यादा मिलने वाले तो अभी वो पैसा संभाल के रखेगा, बाद में उसको इन्वेस्ट कर देगा। अभी अगर ज़्यादा मिलने वाले हैं, अभी ज़्यादा मिलेंगे और बाद में कम हो जाएंगे फ्यूचर में, तो वो क्या करेगा, अभी वो इन्वेस्ट कर देगा जाके, इस तरीके से। देन दिस द प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है कि मीट करने के लिए अनएक्सपेक्टेड जो भी इवेंट्स होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके लिए मीट करने के लिए हम उसके रखते हैं। नाउ डिटर्मिनेंट्स क्या है मनी सप्लाई के, तो सबसे पहला है करेंसी डिपॉजिट रेशो। इसका मतलब है कि रेशो ऑफ मनी जो कि लोगों के पास है इन करेंसी दे होल्ड इन द, मतलब कितना पैसा लोगों के पास, इतना पैसा लोगों के पास 50 पैसा है, उसमें से वो कितना पैसा जो है बैंक के पास रख रहे हैं, इसका एक रेशो है। पॉइंट्स टू नोट है कि रिफ्लेक्ट करता है पीपल प्रेफरेंस ऑफ लिक्विडिटी। अगर मतलब वो ज़्यादा रख रहे हैं, ठीक है, अगर रेशो हमारा ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा पैसा रख रहे हैं, इसका मतलब लिक्विडिटी कम प्रेफर कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है सीजनल पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर पे भी, जैसे कि दिवाली के टाइम पे हम बैंक्स में कम पैसा रखेंगे और घर में ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज हमें क्या करना होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं हमारे। सीडीआर जो है इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, एज पीपल जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपने डिपॉजिट ऑफ बैंक्स को कैश को, सॉरी सीडीआर बढ़ेगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर ज़्यादा है तो सीडीआर बढ़ेगा, जो मेरी करेंसी डिपॉजिट रेशो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रख रहे हैं ना। रिजर्व डिपॉजिट रेशो क्या है, रिजर्व मनी जो है इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो मतलब वोल्ड कैश इन बैंक्स जो कि बैंक के खजाने में, और एक डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, जो बैंक है उन्होंने जो आरबीआई के साथ डिपॉजिट कराए। तो आरडीआर कैसे है, रिजर्व्स ऑफ बैंक डिवाइडेड बाय हमारा टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। रिजर्व मतलब जो रिजर्व उसने रखा है किसके फॉर्म में, एक तो अपने खजाने, अपनी तिजोरी, अपनी वॉल्ट में रखा है, दूसरा उसने क्या रखा है, आरबीआई के पास रखा है, डिवाइड बाय कितना पैसा उसके पास टोटल आया था, जैसे टोटल के पास 100 आया था और उसने रखा कितना है 200, सॉरी 20। अब क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई यूज करती है हेल्थी आरडीआर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज सीआरआर एंड हमारा एसएलआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है, एक सेक्शन है ऑफ डिपॉजिट जो कि बैंक को अपने आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब है फ्रैक्शन है टोटल डिपॉजिट टाइम एंड टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट का, जिसको अपने पास रखना पड़ता है फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड एक लिक्विड एसेट की तरफ। नोट करो जैसे जैसे इंक्रीज होता है हमारे आरडीआर में, तो उससे रिड्यूस होती है सप्लाई ऑफ मनी विद द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ज़्यादा पैसा लाइक, इसका मतलब है आरडीआर रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब है सीआरआर को बढ़ाने की बात करें, एसएलआर को बढ़ाने की बात करें, जितना सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा उतना ज़्यादा कम पैसा होगा कमर्शियल बैंक्स के पास, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो कम लोन दे पाएगी और उतना ही कम मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगी। तो वाइस वर्सा इसका कर दो, अगर सीआरआर हमारा कम कर दिया जाए, एसएलआर कम कर दिया तो ज़्यादा पैसा बचेगा, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा लैंड करेगी और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये है, तो उससे डिक्रीज हो जाती है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो इंक्रीज कर देता है मनी सप्लाई को, इस वाली लाइन के अकॉर्डिंग बताया, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, ये बेसिकली मेजर है जो बताती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल बैंक मनी जो कि क्रिएट होता है बाय गिवन यूनिट ऑफ सेंट्रल बैंक मनी। उससे क्या होता है, हाउ अ डिपॉजिट कैन लेड टू एन इंक्रीज इन द टोटल इफेक्ट, मतलब इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से जो लोगों का पैसा डिपॉजिट रख के बैंक में आया था, उन्होंने जब लैंडिंग करी तो उससे वो कितना मनी को मल्टीप्लाई कर पाई, वो पैसा 20,000 था, उससे इकोनॉमी में कितना पैसा वो क्या है क्रिएट कर पाए। तो ये हमारा बताता है दैट इज़ द मनी मल्टीप्लाई, कितना बार उस मनी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
नो वट इज़ डिमोनेटाइजेशन? ये एक प्रोसेस है जिसमें नेशन की इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज लॉस कर देती है। मतलब जो एक इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज क्या होती है? मनी थी कोई, जिसने अपनी लीगली इन्फोर्सेबल वैलिडिटी को खो दिया। वो नो मोर एक लीगली कंसिडर एक्सचेंज नहीं मानी जाएगी और उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू नहीं है। तो डिमोनेटाइजेशन एक न्यू इंसेंटिव था जो कि गवर्नमेंट ने किया था 2016 में। ओल्ड करेंसी नोट्स ऑफ 500 एंड जो 1000 के थे, वो नो लॉन्गर इनका कोई लीगल टेंडर नहीं है और न्यू करेंसी नोट्स 2000 की इनको लॉन्च कर दिया गया था। तो इम्पैक्ट क्या रहा डिमोनेटाइजेशन का अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे? तो बात करते हैं मनी या फिर कहते हो इंटरेस्ट रेट पे। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या था, एंड लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है? ये हो सकता है की बात है क्योंकि अभी टाइम है। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ तो कैश जो है वो डिक्लाइन हुआ, डेफिनेटली पैसा नहीं रहा लोगों के पास। आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो लार्जली अनचेंज रही, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। रिटर्न ऑफ करेंसी ने रिड्यूस कर दिया जो भी सेंट्रल बैंक की कैश लाइबिलिटी थी, बट वहीं पे इंक्रीज कर दिया उसकी डिपॉजिट लाइबिलिटी को। मतलब देखो आरबीआई की लाइबिलिटी क्या होती है? जो लोगों के पास पैसा होता है, ठीक है, जो भी लोगों के पास पैसा होता है, प्लस में जो लोगों के पास पैसा है, क्या कहते हैं उसको, हम वही मतलब करेंसी है, प्लस में जो उनके डिपॉजिट है। तो लोगों की करेंसी कम हुई, डिपॉजिट बढ़ गई, तो बात तो एक ही रही कि 20,000 से करेंसी कम हुई और 20,000 से लोगों की डिपॉजिट बढ़ गई क्योंकि लोग आके बैंक में जमा करवा रहे हैं उनको। ठीक है, तो एक तरीके से उसमें कोई खास चेंज नहीं आया, तो इसलिए जो आरबीआई की बैलेंस शीट है वो ऐसी रही। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट लोन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो डिक्लाइन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इम्प्लिसिट रेट ऑन कैश इंक्रीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिक्लाइन, डिपॉजिट रेट, ओके। तो ये सारे जो भी रेट्स थे वो बेसिकली कम हुए, शॉर्ट टर्म के लिए कम किए गए थे, जिसके लोन इजीली दे सके तो पैसा आए। ठीक है, इस तरीके से। और डिपॉजिट भी अगर बहुत ज़्यादा, डिपॉजिट पे भी रेट को इसलिए कम करेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा के दे देंगे इतना ज़्यादा, तो हम डिपॉजिट कहाँ से देंगे, हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है। तो इन दैट वे उसको कम किया गया। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो कैश विल रिकवर बट सेटल कर देगा एक लोअर लेवल पे। ठीक है, रिकवर हो जाएगा लेकिन कुछ कुछ रह जाएगा। आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो श्रिंक कर जाएगी आफ्टर द डेडलाइन ऑफ द रिडीमिंग आउटस्टैंडिंग नोट्स। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो नहीं जाएगा, तो कुछ ब्लैक मनी तो रहेगा ही, सारा पैसा नहीं जाएगा और इसकी वजह से ही उसकी जो बैलेंस शीट है वो श्रिंक करेगी, कहीं ना कहीं उसकी जो एसेट है वो कम होंगे। लोन रेट कुड फॉल फर्दर, हो सकता है कि लोन के रेट और गिरे इफ मच ऑफ द डिपॉजिट इंक्रीज प्रूव, अच्छा इसमें था क्या, हाँ, प्रूव्स ड्यूरेबल। ना फाइनेंशियल सिस्टम की जो सेविंग्स है, तो सेविंग्स बढ़ी क्योंकि लोगों ने जाके बैंक में जमा करवाना शुरू किया वो। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो इंक्रीज होंगे टू द एक्सटेंट की जो कैश डिपॉजिट रेशियो है वो फॉल्स करवाए परमानेंटली। ठीक है, तो वो भी बढ़ते रहेंगे। मतलब प्राइवेट वेल्थ की बात करूँ, वैसे मुझे ना एक थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, बट ठीक है। प्राइवेट वेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो वो डिक्लाइन हुई। ठीक है, तो पता ही है सबको। एंड सम हाई डिनोमिनेशन नोट जो है वो नॉट रिटर्न, सो रियल एस्टेट के प्राइसेस भी गिरे, स्टेट के प्राइसेस गिरे क्योंकि बहुत सारे पैसे नहीं भी वापस आए हैं। फॉर्मलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शंस बढ़ी, वो तो आगे भी बढ़ेंगी फ्यूचर में। जीडीपी जो है वो स्लो डाउन हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, डिमांड एंड सप्लाई क्योंकि डिसरप्ट हो गया था। ठीक है, और अनसर्टनिटी बढ़ गई थी। नाउ डिमोनेटाइजेशन कुड बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन इफ फॉर्मलाइजेशन इंक्रीजेज एंड करप्शन फॉल्स। ठीक है, तो बेनिफिशियल है हमारी लॉन्ग रन में जो जीडीपी है रन इफ फॉर्मलाइजेशन इंक्रीज एंड करप्शन गिर जाता है तो। ठीक है, नाउ एटीएम क्या है? एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, कुछ नहीं है, दीज आर दी कंप्यूटराइज मशीन होती है जो एक तरीके से प्रोवाइड करती है कस्टमर को बैंक की फैसिलिटी। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं अपने बैंक्स को, जो भी है कैश को ले सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं बाकी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को विदाउट कि उनको जरूरत नहीं कि वो बैंक के ब्रांच जाएँ। दो टाइप के होते हैं, ऑन साइट एंड द ऑफ साइट। ऑन साइट मतलब जो कि विद इन द बैंक है, ऑफ साइट मतलब जो बैंक के बाहर है, जैसे जनरली जो कि पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं। और लेबल जो कि असाइन है एटीएम को, दैट इज द वाइट लेबल एटीएम, ब्राउन, ग्रीन, येलो, पिंक। तो वाइट क्या होते हैं? जो कि सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड होते हैं नॉन बैंक्स के थ्रू। ठीक है, अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के एक्ट के अंडर ही आते हैं। ब्राउन लेबल्स क्या होता है? जो सेटअप एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी होते हैं अदर देन अ बैंक, बैंक के अलावा लेकिन किसी और थर्ड पार्टी में। बैंक ने बोल दिया उनको, बैंक टाइम टेक देम ऑन अ लीज टू प्रोवाइड द सर्विस टू द कस्टमर, तो उन्होंने बैंक ने उसको लीज पे ले रखा है। ठीक है, और वो फिर वो सर्विसेज को दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्रीन मतलब जो एग्रीकल्चर ट्रांजेक्शन से रिगार्डिंग है, येलो मतलब ई कॉमर्स से रिगार्डिंग है, पिंक का मतलब जो वुमेन बैंक के लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए बनाए गए हैं।